Hello everyone, you are welcome to one sort of unit number 4 and कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक कोर सब्जेक्ट है बीटेक थर्ड सेमेस्टर का। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो वन आफ्टर वन अभी हम फोर्थ यूनिट कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको हम बता दें कि कि अभी तक जो भी हमने वीडियो प्रोवाइड लेक्चर किया है यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर सेकेंड एंड थर्ड, हम ये कह सकते हैं ऑब्वियसली इतना तो बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पूरा यूट्यूब छान मारोगे इतना कम मिनट में। मतलब विथ इन जो भी वीडियो का लेंथ मेरा है मे बी 50 मिनट से लेकर या 40 मिनट से 50, अधिक से अधिक मतलब 40 से 60 मिनट के बीच में ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और इतने कम मिनट में और जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं उस पर ज़्यादा टाइम देके हम इतने अच्छे से आपको डिपिक करते हैं एज अ वन शॉट। कि ये एक ट्यू का वन शॉट का सिलेबस है, तो वन शॉट में केवल रिवीजन करना होता है। तो इतना अच्छे से वीडियो आपको नहीं मिलेगा एमएफटी का। तो यही कारण है कि मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो को आप देखते हो तो लास्ट तक देखो। और आपको हर वीडियो में बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं बता दूँ कि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। अभी जस्ट 1 ईयर एगो, एक साल पहले ही हमने एग्ज़ाम दिया है। और हम आपको ये भी बताते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या आया था। जैसे अगर फोर्थ यूनिट की बात करें तो हमारे एग्जाम में मैग्नेटिक एनर्जी पूछा था, ये 7 नंबर में क्वेश्चन आया था। मतलब जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे जहां हमने गलती किया था वो गलती मैं बताता हूँ। मैं भी स्टूडेंट था, जस्ट अभी भी स्टूडेंट हूँ। तो एक स्टूडेंट क्या गलती करता है, कौन सा टॉपिक उसको, जैसे आप टीचर से पढ़ोगे तो टीचर के लिए बहुत ज़्यादा दिन हो गए होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़े हुए एमटेक करते हैं, एमटेक करने के बाद आते हैं तब पढ़ाते हैं ना। तो वो प्रेजेंट में नहीं जानते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक स्टूडेंट मतलब कितना जल्दी भूल जाता है। तो वो सब कुछ मैं बताता हूँ और सब कुछ बताता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगा कि जब भी वीडियो स्टार्ट करते हो तो लास्ट तक देखो। लास्ट तक देखने के बाद मुझे आशा है कि आपको, अगर एमएफटी या कोई भी चीज़ का मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ तो मेरा आशा है कि जब आप लास्ट तक पढ़ते हो ना तो आपको पूरा सिलेबस का निचोड़ एक मिल जाता है। चलिए सबसे पहले कि हम कोई भी वन शॉट स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस बताते हैं, और सिलेबस बताने में उसमें बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे इंपॉर्टेंट मतलब कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक मतलब मटेरियल्स एंड डिवाइस। तो सबसे पहले हम बताएं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये 2 नंबर में इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, जो मैग्नेटिक टार्क है और मैग्नेटिक मूवमेंट। इस पर 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो या मैग्नेटिक फील्ड का हो, इसे आप थोड़ा भी मतलब मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि ये 7 नंबर में आता ही आता है। कुछ टॉपिक जो होते हैं ना वो एक ही ट्यूब के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं कि वो आना ही आना है। और लास्ट मैग्नेटिक जो एनर्जी होता है, इंडक्टर एंड इंडक्टेंस भी आता है। सब कुछ हम कवर करेंगे वन आफ्टर वन। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। आपका चैप्टर का नाम आपने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स एंड मटेरियल डिवाइस है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कैसे क्रिएट होता है। देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप मतलब चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 2 बढ़िया से कवर किए हैं तो आप अच्छे से, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है यूनिट नंबर 4। तो अगर यूनिट नंबर 4 की हम बात करें तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले देयर आर एटलीस्ट 3 वे इन विच फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब 3 तरीके से हम मैग्नेटिक फोर्स जो है ना उसको एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्स हम क्या कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरा ऑन अ कांस्टेंट करंट इन एक्सटर्नल फील्ड, कांस्टेंट करंट में एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का है उसके कारण हम फोर्स क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज बिटवीन टू करंट एलिमेंट, टू करंट एलिमेंट के बीच में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वन आफ्टर वन ये कैसे इसका डेरिवेशन होता है, कैसे हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो पहला जो होता है ना, पहला जो है इसमें सबसे पहला जो है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के कारण जो हम मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है एफ ई ऑन अ स्टेशनरी पार्टिकल आर मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हैं एफ इक्वल टू क्यू ही होता है, अभी आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। अब आगे जब इसको थोड़ा सा आगे हम देखेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप जानते हैं कि एफ ई जो होता है फोर्स होता है, ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर दिखा रहा है। तो अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सर्ट फोर्स ओनली इन अ मूविंग चार्ज, केवल मूविंग चार्ज। अब अगर स्टेशनरी चार्ज है तो वहाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्रिएट होगा, जहाँ ओनली मूविंग चार्ज। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट जो मूविंग चार्ज के कारण जो वेलोसिटी होता है वो फार्मूला जो आता है एफ इक्वल टू क्यू यू क्रॉस बी, क्यू इन क्यू डॉट यू क्रॉस बी आता है।
अब फाइनली जो होता है यहाँ पे द क्लियरली शोज दैट जो फोर्स है ना वो ये क्रॉस, यहाँ क्रॉस जहाँ आता है, क्रॉस डाट आप जानते हो क्रॉस है, इसी कारण जो एफ एम है ना उससे यू जो वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इतना हम नहीं समझाएंगे, मेन थिंग है कि जो तीन तरीका हमने बताया, तीन तरीका से हम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। पहला जो है ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑन अ करेंट चार्ज एलिमेंट फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड एंड बिटवीन टू करेंट एलिमेंट। चलिए हमने बताया, पहले हमने समझाया कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब मैग्नेटिक फील्ड को टोटल फोर्स हम जब फाइंड करेंगे तो एफ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना हमारा मतलब फोर्स एक्सपीरियंस हुआ मैग्नेटिक फील्ड से। अब अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 1 है, देखो इक्वेशन नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इक्वेशन नंबर 2 है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्यू ब्रैकेट में ई प्लस यू क्रॉस बी आएगा, हमारा टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो। और फाइनली यू नो दैट इसे लॉरेंस फोर्स के नाम से हम जानते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा। तो फाइनली जो न्यूटन सेकंड लॉ है आप जानते होंगे एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, राइट। तो ए जो है ना यहाँ पे एक्सेलरेशन, इसको डी यू बाई डी टी मतलब वेलोसिटी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो फाइनली वेलोसिटी इतना आया, देखो अभी आया ना भैया, यहाँ देखो ना फोर्स इक्वल टू हमने क्या निकाला, टोटल फोर्स हमारा यू क्रॉस ई क्रॉस यू क्रॉस बी के बराबर आया, यही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, बस दैट्स इट। फोर्स जो है इसके बराबर हुआ, मतलब बराबर आया ना, इतने के बराबर इतना लिखो या उतने के बराबर उतना लिखो, फोर्स के मतलब लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से यही बताना चाहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ से यू है ना, यू जो है वेलोसिटी है, तो हम पार्टिकल के मोशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यही बताया कि पहला जो मेथड है ना मूविंग चार्ज के कारण जो मतलब फील्ड क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा जो है अभी आपने पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट, आप कल ही हमने बताया था कि करंट एलिमेंट जो होता है करंट चार्ज होता है, एक जो होता है लाइन करंट चार्ज होता है, सरफेस करंट चार्ज एंड वॉल्यूम करंट चार्ज, कल ही हमने बताया था। यहाँ पे जे को क्या लिखा है, रो इंटू डी वी, जे इक्वल टू अभी शुरू में ही हमने बताया था जे इक्वल टू क्या होता है, अरे कहाँ नहीं लिख रहा है, जे इक्वल टू रो इंटू डी वी होता है, रो यू इंटू डी वी होता है। तो यही जे की जगह पे यहाँ पुट किया, आई डी एल जो है हमारा लाइन करंट है, सरफेस करंट और वॉल्यूम करंट, बस इतना ही है। तो ये जो है ना दिस शो एन एलिमेंट चार्ज जो है डी एल मूविंग विथ अ वेलोसिटी यू प्रोड्यूसिंग कन्वेंशनल करेंट जो भी है आगे आप देख लेना। और यहाँ पे जो फोर्स मतलब क्रिएट होगा ना आई डी एल क्रॉस भी होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये जो भी है ना IMFT ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पहले भी पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा जब इसमें अंदर टॉपिक जाते हैं ना समझ में नहीं आता है। तो शुरू में तो समझ में आता है, बाद में दिक्कत हो जाता है, और जब आप इससे थोड़ा दूर भगते हैं ना तो इससे बहुत ही ज़्यादा ना बोरिंग फील होने लगता है। बोरिंग नहीं है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। तो आगे बात करते हैं वही एफ इक्वल टू जब इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो एल आई डी एल क्रॉस बी होता है, इसका मतलब एफ जो है डी एल से और बी से दोनों से परपेंडिकुलर है, बस यही है। यहाँ पे डी एफ इक्वल टू ये सरफेस में इतना होगा, सरफेस मतलब सरफेस चार्ज, और ये वॉल्यूम चार्ज के फॉर्म में लिख दिया। आगे आप देख लेना, आगे हम बात करें तो नोट द मैग्नेटिक फील्ड बी डिफाइन एज द फोर्स पर यूनिट एलिमेंट, फोर्स पर यूनिट करेंट एलिमेंट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब फाइनली जो थर्ड होता है ना फोर्स बिटवीन टू करेंट एलिमेंट, टू करेंट एलिमेंट के कारण भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स करेंट मतलब क्रिएट होता है। कैसे होता है देखो, सबसे पहले हम एक ये लिए और एक मतलब क्या कह सकते हो, ये हमारा आइडियल थोड़ा सा हमने लिया मतलब चार्ज है, उसके कारण जो है ना यहाँ पे लिखा है ना टू करेंट एलिमेंट, हमने दो करंट लिया एलिमेंट, पहला जो है करंट एलिमेंट आई डी एल लिया, दूसरा आई टू डी एल टू लिया, इसके कारण जो है फोर्स क्रिएट होगा। जैसे हमने वहाँ पे कुलाम ला पढ़ा था, ना कुलाम ला फोर्स के लिए, कल ही हमने बताया था कुलाम ला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब यहाँ पे बायो सेवर्ट्स ला हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो एक बार जो है ना बायो सेवर्ट्स ला इसके कारण जो मतलब ये जो चार्ज है ना करंट एलिमेंट है, इसके कारण हम एक बार बायो सेवर्ट्स लॉ निकालेंगे इस पॉइंट पे, और एक बार इस पॉइंट पे निकालेंगे। जब दोनों पॉइंट पे निकालेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो देखो DF1 जो सबसे पहले जो हमारा DF1 है, मतलब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये आइडियल जो यहाँ पे है ना, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे फोर्स फाइंड करेंगे, मतलब ये जो चार्ज है हमारा आइडियल, इसी कारण यहाँ पे फोर्स एक बार फाइंड करेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पे फोर्स फाइंड करेंगे, एंड देन फाइनली दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल जो है फोर्स हमें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो DF1 मतलब ये F1 यहाँ पे जो ये आइडियल करंट चार्ज लिए हैं, इसके लिए हम बायो सेवर्ट्स लॉ से जब हम बायो सेवर्ट्स लॉ से अरे भाई, तो यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, आप थ्योरी पढ़ लेना। आप थ्योरी हम पढ़ने लगेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इतना है कि जो आइडियल हमने पहला चार्ज लिया इसके कारण यहाँ पे हम फोर्स फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फोर्स,
और इसके कारण एक बार यहाँ पे हम फोर्स फाइंड करेंगे। दोनों कारण जब हम फोर्स फाइंड कर लेंगे F1 एंड F2 दोनों को लास्ट में ऐड करेंगे, हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा ड्यू टू टू करंट एलिमेंट हम फाइंड करना है हमें, राइट। तो इसके बाद ये जो लिखा है आइडियल साइन थीटा आप जानते होंगे। देखिए सबसे पहले जो dB2 मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है, मैग्नेटिक फील्ड पहले B1 के लिए, इसके कारण हम B1 के लिए निकालेंगे और यहाँ पे हम B2 के लिए निकालेंगे। जब दोनों के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसके बाद आई म्यू नॉट मतलब बायो सावर्ट्स लॉ जानते होंगे, म्यू नॉट आइडियल जो भी है आई साइन थीटा आप जानते होंगे। आप फाइंड कर लेना। फाइंड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने बताया जो मैग्नेटिक फील्ड 2 है उसके कारण निकालेंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट के लिए हमने बायो सावर्ट्स लॉ से हम जो भी एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। जब हम दोनों का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे, दिस इक्वेशन इज एसेंशियल फॉर लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन द करंट एलिमेंट। जब हम दोनों का फोर्स फाइंड कर लेंगे, फोर्स फाइंड करने के बाद वही यहाँ पे लिखा है कि हम दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करोगे ना यहाँ पे लिखा होगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, आप एक बार पढ़ लेना। देखो इतना हम समझाएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं है ना, आप समझते होगे। तो फाइनली जब हम दोनों को मतलब F1 एंड F2 जब फाइंड कर लेंगे तो टोटल हम क्या करेंगे F1 F2, जैसे यहाँ पे F1 निकाला है, F1 जब निकालेंगे केवल एक फोर्स के लिए तो म्यू नॉट I1 I2 अपन 4 पाई और ये L1 L2 मतलब ये केवल बायो सावर्ट्स लॉ है। बस आप जब देखोगे ना तो बहुत आसानी से समझ आएगा। यहाँ पे देखो dB2 के लिए निकाला, फिर से F1 के लिए निकाला, दोनों को ऐड कर लिया है। आप पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। बायो सावर्ट्स लॉ तो कल ही हमने समझाया था, बायो सावर्ट्स लॉ को फिर से हम समझाने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं मैग्नेटिक टॉर्क एंड मूवमेंट। मैग्नेटिक टॉर्क एंड मूवमेंट क्या होता है? तो मैग्नेटिक टॉर्क आप जानते होंगे, टॉर्क इज अ काइंड ऑफ क्या फोर्स विच टेंड टू रोटेट द मतलब एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्सिस जो है ना जैसे एक्सिस के अलोंग जो हमारा रोटेशन हो जाए। यहाँ पे लिखा होगा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक टॉर्क होता है, उसका डिफिनीशन लिखा होगा। टॉर्क और मैग्नेटिक जो मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑन द वेक्टर प्रोड्यूस बाई, मतलब आप जानते हो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर हम प्लेस करेंगे, जब प्लेस करेंगे तो इसके कारण यहाँ पे जो इनवर्ड होगा, इनवर्ड फील्ड होगा। जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल से जब फाइंड करेंगे, अब तो हम यहाँ पे समझा नहीं सकते, आप क्लास में ज़रूर समझाओगे। तो यहाँ पे हमारा इनवर्ड जो होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ से आउटवर्ड होगा। जब इनवर्ड आउटवर्ड जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कंडक्टर या कंडक्टर पे जब भी इंप्लीमेंट होगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा। जब टार्क प्रोड्यूस होगा तो टार्क इक्वल टू मतलब क्या आप जानते होंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हम रेक्टेंगुलर प्लेनर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बात करना है। रेक्टेंगुलर प्लेनर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भाई देखो ये रेक्टेंगुलर ही है ना, रेक्टेंगुलर प्लेनर है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। इसके लिए हम टार्क और मतलब डाइपोल मूवमेंट हम फाइंड करेंगे। तो सिंस DL इज पैरेलल इल अलोंग, देखो ये जो है ना सबसे पहले ये AB लाइन के लिए पैरेलल है। देखो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा जो BC जो CB है। देखो यहाँ पे जो CB हमारा है, C से B या B से C जब देखेंगे तो इसके लिए हमारा मैग्नेटिक लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो आगे जब एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ पे जब एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो F इक्वल टू अभी पढ़े थे, F इक्वल टू IBL जो भी होता है साइन थीटा, पढ़े थे ना आप अभी शुरू में पहले ही बताया था। तो नहीं देखा तो जाकर वहाँ देख लो। तो यहाँ से पहले B से C के लिए लेंगे, फिर A से D के लिए लेंगे। देखो पहले B से C, पहले सबसे पहले हम B से C लेंगे। हम जब B से C लेंगे, B से C एक बार ये ले लिए और A से हम D ले लिए दोबारा, मतलब A से D है ना, देखो इंटीग्रेशन, हाँ A से D ले लिए। जब लेंगे फोर्स हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले IBL साइन थीटा, ये B मतलब ये जेड डायरेक्शन में है ना। देखो यहाँ पे हर चीज़ देखो भाई, ये जेड डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, ये जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में हम फाइंड कर रहे हैं। आप एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग है, आप टोटली फ्री हो, जिस डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है उस डायरेक्शन में फाइंड करो। तो यहाँ से DZ AZ बाई क्रॉस B होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं, फिर यहाँ पे भी लेंथ लेंगे। जब दोनों का आप देख सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसी कारण जो फोर्स होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा कि आप जानते हो कि एफ नॉट का अगर मैग्नीट्यूड निकाले वो IBL के बराबर होता है। अब इसका मतलब टार्क क्या होगा, टार्क हो जाएगा एफ नॉट जो भी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दस नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन एफ नॉट, ये लिखा हुआ है कि फोर्स को एक्सर्ट नहीं होगा। और बस यही लिखा हुआ है कि बट मतलब यहाँ पे जो भी है जो एल ओमेगा है उसको एस से रिप्रेजेंट करेगा, तो टाउ इक्वल टू BI/S साइन, मतलब साइन जो अल्फ़ा है उसकी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और आप जानते होंगे कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो I साइन, पहले भी आप पढ़ के आओगे कि I साइन और जो हमारा यूनिटी वेक्टर होता है उसके बराबर होता है। तो T इक्वल टू क्या हो गया, इसके जगह पे जो हमारा I साइन E कैप है, I साइन और ये मतलब जो एंगल है उसके जगह पे मैंने एम पुट किया। टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, टॉर्क इक्वल टू
एम क्रॉस बी के बराबर हो गया, राइट। तो इसी को हम डाइपोल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, वो उसका यूनिट जो होता है एम्पियर, एम्पियर है ना, एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है। इसे यूनिट मूवमेंट टू द वेक्टर प्लेन लूप आप पढ़ लेना, ठीक है। इतना तो मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले मैं बता दूँ EMFT 4 क्रेडिट का है, लेकिन 4 क्रेडिट होते हुए भी केवल सेमेस्टर में कैसे मतलब पढ़ के भी आपको अच्छा स्कोर करना है। और स्कोर करने का हम तरीका बताते हैं। अगर हम बात करें तो EMFT पे केवल हमने नोट्स लिया, नोट्स लेके हम केवल आपको डिपिक्ट कर रहे हैं, मैं राइट। मैं भी जानता हूँ कि जिस तरह से आपको समझाना चाहिए उस तरह से मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस हमने एक इनिशिएटिव लिया है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कितना फोर्स, मतलब कहाँ कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक को आप पढ़ो। लेकिन हाँ, EMI की हम बात करें तो EMI जो है आपके गेट में भी आएगा। आप अगर लेटरल एंट्री से हो तो यू नो कि EMI जो है आपके JEE लेवल एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम में भी आता है। EMFT का उतना रोल नहीं है, तो इसलिए हम EMFT को बस डिपिक करते हैं। लेकिन EMI का जब हम आपको वन शॉट देंगे ना, आप जाके देखना, एक तो हम वीडियो बना चुके हैं, आगे भी हम वीडियो उसका PPT बना रहे हैं, उसको हम पढ़ के आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। इसका भी कंटेंट जितना हमसे हो सकता है उतना देता हूँ, लेकिन हम इसको एक बार केवल रीड करता हूँ ऊपर ऊपर से, और उसके बाद जो भी हमको याद आता है उतना आपको समझा देता हूँ, एज अ योर सीनियर, जो भी आप कह सकते हो। मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ एक फ़ायदा होने वाला है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन पे आप ज़्यादा पढ़ लो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सकता है उतना डिपिक्ट करता हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि हमको समझाने नहीं आता है, समझाने तो बहुत अच्छे से आता है। अगर देखना है यही कि हमको समझाने नहीं आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का हमने वन शॉट अपलोड किया है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड जो भी आप अगर 5th सेमेस्टर में आओगे ना, तब समझ में आएगा जब हमारा वीडियो देखोगे, क्योंकि उस समय हम भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारा भी इंप्रूवमेंट होगा, हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। तो उस समय हम जो पढ़ते हैं उसको डिपिक्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो EMFT एक ऐसा सब्जेक्ट ना बहुत ही बोरिंग है, इसको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए आपके क्लास में जो फैकल्टी होंगे उनसे भी पूछेगा पढ़ के आना पड़ता है। और मैं क्यों पढ़ूँ, मेरा क्या फ़ायदा है। लेकिन हाँ, ये फ़ायदा है कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं बस बता दूं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ये होता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं यही कहूँगा। जितना भी हम कंटेंट देते हैं बहुत ही कम ही होता है, उतना भी देख लोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें एग्जाम के लिए ऐसे प्रिपरेशन करना है। तो मैग्नेटिक जो डाइपोल मूवमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ करेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। आप जानते ही होगे, पहले से ही मालूम होता है कि मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या अंतर होता है। बस यही अंतर होता है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द लूप। अरे यहाँ सॉरी, यहाँ पे आप देखो ना, ये डाइपोल मूवमेंट है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, बस यही लिखा हुआ है। आगे हम आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल आप जानते हो बहुत अच्छे से, इसमें हम क्या ही बताएं, लीनियर नॉन लीनियर। जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो होता है डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। पी मतलब क्या होता है, प्यार। तो ये इसको क्या होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, मैग्नेटिक मटेरियल से प्यार होता है। जैसे मान के चलो आप आयरन ले लो, आयरन जो है मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, आयरन अट्रैक्ट करेगा। लेकिन वहीं डायमैग्नेटिक जो होगा मैग्नेटिक फील्ड से दूर रिपेल होगा। अब मुझे एग्जाम्पल अभी नहीं याद आ रहा है, हम एग्जाम्पल अभी नीचे नोट्स में लिखा होगा समझा देंगे। और फेरोमैग्नेटिक जो होता है ना, फेरोमैग्नेटिक बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड से लगा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, तो अगर वो पैरामैग्नेटिक रहेगा तो थोड़ा सा इसे मतलब टच होके जाएगा। डायमैग्नेटिक होगा तो बहुत दूर, मतलब रिपेल होके जाएगा, जैसे रिपेल होके जाएगा, दूर जाएगा। जो फेरोमैग्नेटिक होगा पूरा इसे अटैच होके जाएगा। तो बस यही है, 3 टाइप के हमने मैग्नेटिक मटेरियल क्लासीफाई किए हैं। जो हमारा डायमैग्नेटिक होता है उसका एक्सएम जो होता है वो लेस देन 0 होता है। और जो ये परमिएबिलिटी होता है ना, परमिएबिलिटी, हाँ परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, हाँ परमिएबिलिटी, वो लेस देन 1 होता है। ये ग्रेटर देन 1 होता है पैरामैग्नेटिक, और ये बहुत ज़्यादा होता है ग्रेटर देन हमारा 1। तो बस यही फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अगर जब भी लिखते हैं ना, ये जो पॉइंट है ना, की पॉइंट है, इसको आप थोड़ा मोटे में या स्केच का यूज करके या जैसे भी बॉक्स बना के हाईलाइट कर दो, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपके पास नॉलेज अच्छा है, ठीक है। तो यही है, सबसे पहले हम डायमैग्नेटिक देख लेते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जिसमें नो डाइपोल इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक पोल। कोई भी डाइपोल क्रिएट नहीं होते इन द अब्सेंस ऑफ, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उनके अब्सेंस में कोई भी इसमें क्या होगा, डाइपोल क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे ना, एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे, तो इसके कारण इसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता। यही लिखा होगा इन डायमैग्नेटिक मटेरियल नो मैग्नेटिज्म in the absence of external magnetic field. When magnetic material is applied to and it induce and oriented in the direction of opposite, मतलब जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा डाइपोल जो होता है ओरिएंटेशन हो जाता है। इसी कारण इसमें कोई भी जो होता है ना, ये एबिलिटी टू अलाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
मतलब मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म जो आपका म्यू होता है वो जो होता है ना, एबिलिटी टू डाइपोल टू अलाइन मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्रॉस वेरीफाई है, ये नोट्स ना है, ये जो नोट्स है जो मेरे फैकल्टी जो मुझे पढ़ाए थे उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया है। तो ये जो नोट्स है ना, बिल्कुल इसमें आपको क्या कह सकते हैं, ईरर मिलेगा ही नहीं, गलती मिलेगा ही नहीं। भले आप क्वांटम वांटम पढ़ो या कोई मतलब बुक्स पढ़ते हैं जो लोकल होता है उसमें थोड़ा गलती मिलता है, लेकिन इसमें देख सकते हो कि इतना रेड पेन का यूज़ किया गया है, इसको पूरा मतलब मिलाया गया है। एक बार हमारे हम लोगों ने लिखा, उसके बाद हमारे जो फैकल्टी हैं उन्होंने इसी नोट्स को लेके, मतलब उनका ही नोट्स था, उन्होंने इसी का नोट्स लेके जो इस बार के मतलब हमारे जो जूनियर हैं उनको पढ़ाया। तो देख सकते हो जहाँ भी गलती है उन्होंने बिल्कुल काटा है और बिल्कुल लिखा है। तो जब ये नोट्स पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक्सएम क्या होता है, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज विच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो जो हमारा मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसको एक्सएम हम कहते हैं। और एक्सएम जो होता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे म्यू एच और एच जो होता है अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। तो आगे आप देख लेना, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है आप जानते हो, रिलेटिव परमेबिलिटी इज नथिंग, परमेबिलिटी म्यू नॉट को कहते हैं। फ्री स्पेसेस का जो वैल्यू होता है 4 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। म्यू आर जो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी के नाम से जानते हैं। और म्यू आर इक्वल टू 1 + XM होता है। XM अभी आपने देखा कि ये ससेबिलिटी से बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेबिलिटी लेस देन 1 होता है। यहाँ पे म्यू और म्यू नॉट, जो म्यू नॉट होता है वो ग्रेटर होता है फॉर किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, डायमैग्नेटिक। उसके बाद आगे हम मतलब पैरामैग्नेटिक पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पढ़ेंगे, सब कुछ हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू द एबिलिटी। वही परमेबिलिटी क्या होता है उसका डिफिनेशन दिया है कि एबिलिटी है रिलेटेड, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड इन द लाइन पासेस थ्रू इट। तो ये हमारा परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। उसके बाद फ्लक्स जो होता है आप जानते होंगे, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम जानते हैं, म्यू नॉट एच के बराबर है। कल की वीडियो में भी बहुत अच्छे से हमने पिछले मतलब जो हमारा 3rd यूनिट था उसमें हमने बताया था कि कहाँ से आता है। फिर से आज ही बता दे रहे हैं, देखो डी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो ये हमारा क्या है, डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डी इक्वल टू इतने के बराबर होता है। मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कोरिलेट करता है ना, वही बस हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तभी समझ में आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से आप पढ़े हो। तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक हमने बताया ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। देखो जब आप डायमैग्नेटिक मटेरियल किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, रिपील होंगी, दूर भागेंगी। और इसमें जो बी होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो ग्रेटर देन डायमैग्नेटिक होता है। बस यही है। इन डायमैग्नेटिक एग्जाम्पल भी दिया हुआ डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, जो एयू क्या होता है यार, जर्मेनियम है, एयू मीन तो गोल्ड होता है क्या, मैं भूल रहा हूँ। जो भी हो, ये होते हैं हमारा डायमैग्नेटिक। So now we are going to discuss paramagnetic. Paramagnetic में प्यार। In the paramagnetic material, magnetic dipole already exists due to spin of the unpaired electron। देखो अभी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके कारण जो होता है ना, जो डाइपोल होता है मैग्नेटिक डाइपोल ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, जिसके कारण जो होता है ना, देखो जैसे ये हम देख लिए विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड, इसमें डाइपोल पहले से एग्जिस्ट है। जब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो और डाइपोल जो होता है अलाइंड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, मतलब अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब हटाएंगे भी तो इसमें कुछ डाइपोल पहले से एग्जिस्ट होंगे। इसके कारण ये जो होता है ना, जो ये हमारा देख सकते हो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा इससे थोड़ा टच में जाएगा, मतलब इससे अट्रैक्ट होगा, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो के पोटेशियम हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, O2 होगा ना, ठीक है देख लेना आगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। टंगस्टन, ये जो होता है ना, ये रेयर ऑन द अर्थ मेटल एंड रेयर अर्थ मेटल, कुछ अर्थ मेटल है ये जो होते हैं ना हमारा, बस याद रखो पोटेशियम जो है ना पैरामैग्नेटिक है। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो अट्रैक्ट होगा। आयरन भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, हाँ आयरन कह सकते हो शायद, आयरन, हाँ आयरन, सॉरी आयरन फेरोमैग्नेटिक में आएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, अभी शुरू में हमने बताया दीज, अरे यहाँ पे देखो दीज, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, दिस एलिमेंट लाई इन डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। देखो जब नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो बहुत ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो कि आप बुक में जब 10 पन्ना पढ़ोगे, 5 पन्ना पढ़ोगे तब समझ में आता है। इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स में वही पॉइंट की पॉइंट होते हैं जो आप ज़्यादा पढ़ोगे तब लिखोगे। दिस एलिमेंट लाई इन अ डी ब्लॉक और ए ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल इन द पीरियोडिक लाइन, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो होता है क्रिएट हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में इसे हम मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसमें हम प्लेस करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड
ये जीडी क्या है, जो भी आप हाँ जीडी लिखा है, गोल्डेनियम है, ठीक है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड डीवाई से डैस्पोरिन, जो भी है आप देख लेना। तो ये जो आपके एग्जाम में अगर 7 नंबर पूछता है तो तीनों पूछेगा, एक नहीं पूछेगा। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल और जो ये ससेसिबिलिटी है, ससेसिबिलिटी जो है 0 से ग्रेटर होता है, ये सब जरूर लिखना कि 1 से बहुत ज़्यादा ससेसिबिलिटी है, 1 से बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है, ये सब लिखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, जो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये बहुत ज़्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक में एज कम्पेयर टू ईयर, तो जरूर लिखना, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक जो होता है उसको जो है मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए वो अंदर की तरफ जाता है। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, राइट। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। शुरू में हमने बताया था कि इसको आप छोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन भी छोड़ नहीं सकते, ये 7 नंबर में आता ही आता है। तो मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन हमने पहले जब हम इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन पढ़ा रहे थे उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने समझाया था, टाइम दिया था। यहाँ पे उतना टाइम नहीं देंगे क्योंकि इतना टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो देखोगे कि नहीं देखोगे, देखोगे तो अच्छा है, नहीं देखोगे तो पहले जाकर वहाँ पर देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, अरे कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन जो सेपरेट करता है दो मीडियम में, मीडियम 1 मीडियम 2, उसके बाउंड्री कंडीशन हम क्या फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर से वर्टिकल कंपोनेंट हम फाइंड करते हैं। तो वही यहाँ पर देखने वाले हैं। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप जानते होंगे, कल ही हमने बताया कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसी कारण जो होता है B.D=0 होता है। कल ही हमने बताया था वीडियो, मतलब जो हम 3rd यूनिट का वीडियो पढ़ा रहे थे उसमें एम्पियर सर्किट का लॉ बताया था कि H.DL=I इंक्लूज कैसे आया है ये भी हमने बताया था, डेराइव करके भी बताया था। तो नहीं देखा वीडियो तो कल जाके देख लो, कल का, ठीक है। तो दो यहाँ पे जब वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पे गॉस लॉ का यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी हम गॉस लॉ वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे। वहाँ पे क्या था, D.DS=Q इनक्लोज वहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, B.DS=0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यही है। देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, दो हम मीडियम ले लेंगे, जैसे हमने ये कोई मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई हम एक सिलेंड्रिकल मतलब ले लेंगे जिसका एरिया जो है, एरिया को हम डिनोट करेंगे डेल्टा एच से, हाइट जो है ये मतलब डेल्टा एच से हम हाइट ले लेंगे। उसके बाद ये देखो कि हमारा जो है टेजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा, जानते हो टेजेंशियल कंपोनेंट, ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट, और ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। देखो ऊपर जो है ना, ऊपर जो है हम फर्स्ट मीडियम के लिए लेंगे मीडियम 1 और नीचे मीडियम 2, मीडियम 2 और मीडियम फर्स्ट को, दो मीडियम को सेपरेट करता है हमारा मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। तो कंसीडर द बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे लिखा है कंसीडर द बाउंड्री कंडीशन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो भी है रिस्पेक्टिवली, आपने कल बताया था, उसके पहले भी मैंने बताया था। वहाँ पे इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन नॉट 2 आ रहा था क्योंकि वहाँ पे हम परमिएबिलिटी नहीं परमिटिविटी ले रहे थे, यहाँ पे परमिएबिलिटी लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहे थे। तो B.DS=0 होगा, यू नो वेरी वेल, राइट। तो यहाँ से जब आगे इक्वेशन लिखोगे, जैसे वहाँ पे इक्वेशन लिख के हमने काटा था, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो पहले हमने हॉरिजॉन्टल जो हमारा ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, फिर वर्टिकल कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे एक बार लिया था सेम डायरेक्शन में है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, फिर नॉर्मल कंपोनेंट लिया, नॉर्मल कंपोनेंट दो मतलब दो मीडियम में बटा, फिर ये दूसरा मीडियम में टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसका जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन, तो कट जाएगा कुछ, और जो लास्ट में वैल्यू बचेगा वो हमारा बचेगा, कितना बच जाएगा, B1 जो है मतलब फर्स्ट हमारा मीडियम के लिए, और सेकंड मीडियम जो होगा यहाँ पे B1x जो होगा, x या मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट कह सकते हो, ये जो होगा सेम होगा। तो दोनों सेम होगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कंटिन्यूअस एट बाउंड्री कंडीशन, कंटिन्यूअस होता है, देखो दोनों इक्वल आ रहा है ना, इसलिए कंटिन्यूअस होता है, उसमें भी कंटिन्यूअस आ रहा था हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही समझना पड़ेगा जब आप आगे और ही अच्छा से एक्सप्लेन करना चाहते हो। मतलब इसको समझ तो जाओगे यार, कुछ नहीं है, समझ अगर गए तो लिखने में कुछ नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। और सब जो भी एक्सप्रेशन H.DL ये है, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना MFT में, आप लिख नहीं पाओगे। अगर सही में हम बताएं, रियलिटी आज वीडियो में बताएं, जब हम लेटरल एंट्री से पहली बार आए थे और जब CT1 आया था, CT1 ध्यान से सुनना, CT1, तो हमको कुछ नहीं समझ आया था। एक तो हम अक्टूबर में हमारा लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम मतलब जो भी होता है एडमिशन अक्टूबर में हुआ,
आए तब तक तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट और सेकंड यूनिट का आप जानते हो कितना कठिन होता है। सबसे कठिन जो होता है फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट होता है। थर्ड एंड फोर्थ तो थोड़ा बहुत ईजी होता है, समझ में आता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट का जैसे ही हम आए 4-5 दिन बाद हमारा सीटी हो गया। हमारा 20 में 5 नंबर आया। ज़िंदगी का सबसे कम नंबर देख के मैं रो दिया था उस दिन कि ये मेरा कैसे हो गया। हाँ, हालत ख़राब है, एकदम मोटिवेशन ही डाउन हो गया कि लग रहा था कि मैं बीटेक कर ही नहीं पाऊँगा। एक तो सोचो मैं आप कभी मेरा लिंक्डइन चेक करना, लिंक्डइन जाकर चेक करोगे तो मैं अपने कॉलेज जो भी जहाँ से भी मतलब मेरठ से मैंने अपना पॉलिटेक्निक किया है, तो वहाँ का मैं कॉलेज टॉपर रहा हूँ। जब मैं आया और जब बीटेक में आया तो मेरा मतलब जब सीटी हुआ तो मेरा तो पूरा मतलब मैं हिल गया। मेरे बस का तो है ही नहीं बीटेक, लेकिन हाँ, मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और जैसे ही सेकंड सिटी हुआ, सेकंड सिटी में विश्वास नहीं करोगे, मैंने 18 नंबर ला दिया। दैट सिंपल। तो कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस आप अपने पे विश्वास करो, मेहनत करो, सब कुछ पॉसिबल है, राइट। वैसे ही अगर एग्ज़ाम में देखोगे तो हमारा मैक्सिमम सिटी में 19 18 यही आता है। अब प्रेजेंट की बात करें, अगर आप मैंने अपना शायद रिजल्ट भी कहीं शो किया है, शुरू के वीडियोज़ में जाकर देखना। 29 28 इंटरनल मिलते हैं और एक्सटर्नल भी अच्छे खासे आ जाते हैं, जैसे मेहनत करता हूँ कोई, क्योंकि टॉपर बनने का अब शौक ख़त्म हो चुका है। अब जो शौक है थोड़ा दूसरा हो चुका है। पहले जो था, जब मैं डिप्लोमा करता था उस समय था कि टॉपर ही टॉपर रहना है, कभी मैं नीचे अपने आप को नहीं देखना चाहता था। लेकिन हाँ, टॉपर ज़्यादा रहोगे तो आगे जो बहुत सी अपॉर्चुनिटियाँ हैं वो मिस हो जाती हैं। तो टॉपर रहना सही है, लेकिन अगर आप सब कुछ को मैनेज कर पा रहे हो, जैसे अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अपने स्किल पे मेहनत करना, प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आपको बहुत ही अदर स्किल भी सीखना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ स्किल भी सीखना पड़ता है, ना। तो स्किल पे भी फोकस करो, अपने सीजीपीए मेंटेन करके रखो, हर चीज़ मेंटेन करके रखो। 8.4 सीजीपीए कम थोड़े नहीं होता है यार। इतना मेरा सीजीपीए है, आप जाके देख लेना, मैंने शो भी किया होगा। 8 कम नहीं होता है बीटेक में, बहुत अच्छा अच्छा माना जाता है। मतलब 7.5 से अगर अधिक हो तो हर एक कंपनी में बैठने के लिए, मतलब बहुत से कंपनी में बैठने के लिए आप मतलब जो भी प्लेसमेंट होता है उसके लिए एलिजिबल हो। 8.4 तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा मेहनत करूँगा 9 के आसपास भी जा सकता हूँ, 9 से पार भी जा सकता हूँ। लेकिन मेरे को अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नंबर से, छोड़ो आगे। ये तो मेरी पर्सनल बात हुई, मैं थोड़ा इसलिए बता दिया कि आप लोग थोड़ा मेरे से ऑब्वियसली 1 साल छोटे हो और जूनियर हो, तो इतना तो इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। अभी आप पहली बार कोर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हो। बस यही है, एमएफटी समझ में नहीं आता है, लेकिन जो टॉपिक जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं अगर उतना भी पढ़ के जाते हो तो अच्छे से स्कोर कर लोगे। बस इतना ही है। H.dl = I ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में गॉस लॉ है, दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, यही देखो फिर से वही लिखा ना, पहले टेंजेंशियल कंपोनेंट, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, सबको काटा, लास्ट में हमारा ये दोनों बराबर हो गया। तो ये भी क्या लिखेंगे, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट देखो यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ये डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि देखो H = क्या होगा, B = μ0H पढ़े थे ना, B = μ0H। तो यहाँ से H = क्या होगा, B/μ0। ये μ01 μ02 आ गया, दोनों मीडियम आ गया। देखो मीडियम 1 मीडियम 2 μ0 आ रहा है ना। जब μ0 आ रहा है तो ये हम कैसे कह सकते हैं, μ01 μ02 दोनों का 2 मीडियम है, 2 मीडियम दोनों मीडियम आ जा रहा है। कंटिन्यूअस कैसे भैया, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इतना ज़्यादा कंसेप्ट अभी सोचो, मैं 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था, मेरा भी 6th सेमेस्टर चल रहा है। अब इतना कंसेप्ट मेरा क्लियर कब है, मैंने भी रटा था, तब जाके मैं एक बार केवल देख रहा हूँ, बस पीपीटी बनाता हूँ, उसी समय देखता हूँ। उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं। अभी 6th सेमेस्टर में आओगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगा। सबसे मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर से पावर सिस्टम सेकेंड, वो भी बहुत कठिन है। फिर से माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, बहुत ही सब्जेक्ट है यार। बस 6 सेमेस्टर तक ही थोड़ा स्ट्रगल है, उसके बाद तो थोड़ा आराम हो जाता है। फाइनल ईयर में उतना मतलब हर्डल नहीं रहता है। लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपका लाइफ बन सकता है। गेट में अगर एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना क्वेश्चन, वो थर्ड ईयर से आता है। सेकेंड ईयर से भी आता है, लेकिन थर्ड ईयर से बहुत ज़्यादा आता है। तो इट्स अप टू यू। मैं बस आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ और जिस डायरेक्शन से मैं कुछ सीख रहा हूँ। जहाँ मतलब देखो, मेन मेरा पॉइंट क्या होता है, ये नहीं होता है कि आपको गलती इन्फॉर्मेशन दो। जहाँ मैं हारता हूँ, जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ उस फील्ड में सक्सेस नहीं ले पाता हूँ, उस फील्ड को ही बताता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं 54 क्यों ही ला पाया एमएफटी में, क्यों नहीं मैं 60+ जा पाया, मैंने बताया था शुरू में ही। मैं हर चीज़ बताता हूँ अपने, मतलब लाइफ जो भी मेरे साथ होता है मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ पहले ही कि आप उस फील्ड पे चलो, ऑब्वियसली आप भी सक्सेस हो जाओगे। मेरे से आगे जाओ ना। आपको सजेस्ट करने के लिए मैं तो थोड़ा गाइड भी कर रहा हूँ, मेरे को तो गाइड करने वाला कोई है भी नहीं। सोचो, आपको गाइड करने वाला कोई तो है ना यूट्यूब पे। ऐसा एक को ढूंढो मेरे जैसा कोई, यूट्यूब पे तुम्हें नहीं मिलेगा सीनियर, टीचर मिलेंगे। टीचर भाई अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे ना। वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि क्या टॉपिक समझ में आता है, कैसे एक स्टूडेंट का लाइफ में स्ट्रगल होता है। स्टूडेंट वो भी थे, मैं मानता हूँ, लेकिन वो स्टूडेंट 4-5 साल पहले या 600 साल पहले थे। उस समय
ज़माना एआई का नहीं था, उस समय कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, उस समय इतना लेक्चर प्रोवाइडेड नहीं थे गेट के, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता था, आज फ्री ऑफ कॉस्ट है। पढ़ो, समझो, नंबर लाओ, यही है ना आज के ज़माना में। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ, इसके लिए माफ़ी क्यों मांगूँ यार क्या ही मैं भी बोलता रहता हूँ। चलो ठीक है तो यहाँ पे ये जो है डिसकंटिन्यूएशन ने बताया, डिसकंटिन्यूअस क्यों है, आगे आप देख लेना, सब कुछ इस नोट्स में प्रोवाइडेड है। तो प्लीज़ कमेंट भी करो यार, कैसा लगता है मेरा वीडियो। कमेंट बहुत कम आता है। मैं यही देखता हूँ कि जब मैं अपना सेमेस्टर पढ़ाता हूँ ना, जब 6 सेमेस्टर पढ़ाता हूँ, इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बुरे कमेंट भी आते हैं। ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि अच्छे कमेंट आते हैं, बुरे कमेंट भी आते हैं, लेकिन हाँ, अच्छे कमेंट का रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन अभी तुम लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ जो हमारे जूनियर हो, तुम लोग यार कमेंट भी नहीं करते हो, उतना शेयर भी नहीं करते हो, वीडियोज़ पे काफ़ी मतलब व्यूज़ जा रहे हैं, लेकिन उस जिस वे में मैं चाहता हूँ उस वे में नहीं जा रहा है। कमेंट ज़रूर करो, बुरा हो अच्छा हो, जो नहीं समझ में आता कमेंट करो। कमेंट करने से एक हमें समझ में आता है कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो। आई नो कि लेक्चर जो है ना इसको स्किप करोगे, आपके इतना धैर्य है ही नहीं कि आप मेरा लेक्चर सुनोगे, आपको लेक्चर लग रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये लेक्चर जो है ना आपके लाइफ को बदल सकता है मेरे दोस्त। एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना, एक बार मेरी वीडियो देखना। इस जब भी कुछ करना हो ना लाइफ में, बहुत ही डेडिकेशन और कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ता है, जो कि मैं करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना चाहिए। तो आगे देख लेना भाई, ये भी एक लाइफ का पार्टी होता है तो उसकी वीडियो में मैंने बताया था कैसे दो मतलब दो साइन थीटा मतलब दो जो थीटा वन थीटा टू, दो मैग्नेटिक दो मीडियम है ना, दोनों मीडियम में थीटा के बेस पे हम क्या करते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कंटिन्यूअस फील्ड वाइल, मतलब जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो कंटिन्यूस होता है और जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं टेन थीटा वन टेन थीटा टू जो है म्यू नॉट टू के बराबर आता है, राइट। आगे हम बात करते हैं इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एक टाइप का वही लंबा कॉइल होता है जिसको रैप किया जाता है, और ये जो मतलब ये जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है। यहाँ पे लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, एक बार पढ़ लेना। अ सर्किट आर क्लोज कंडक्टिंग पाथ कैरिंग करंट आई प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड कजेज फ्लक्स, इस ये फ्लक्स क्रिएट करता है इच आर द सर्किट शोन इन फिगर। ये सर्किट शोन यही हमारा क्या है, इंडक्टर है, जानते ही होगे। अब इंडक्टर एल इक्वल टू क्या होता है, ये लेमडा इक्वल टू एन इंटू फाइव होता है। आप जानते होगे, इंडक्टर पढ़े होगे सिटी के लिए। अब यहाँ से फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज़्यादा आई होगा उतना हमारा इंडक्टेंस होगा। यू नो वेरी वेल, फाइव इक्वल टू एल आई, जो हम कांस्टेंट लाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं वो एल के बराबर। एल इज क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड द इंडक्टेंस। तो यही सब है। और इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस एल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द सर्किट, इट एबिलिटी ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एल और सी में यही मेन डिफरेंस होता है ना, एल और सी, ये दोनों एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जो भी कह सकते हो फिजिकल अरेंजमेंट है। मतलब ये कैपेसिटर जो होता है, दो प्लेट के बीच में जो एनर्जी स्टोर होता है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है मेरे दोस्त, मैग्नेटिक एनर्जी। ये हमारा इंडक्टर, ये करंट के कारण प्रोड्यूस होता है, ये वोल्टेज के कारण। तो ये जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैपेसिटर हमारा एनर्जी स्टोर करता है। जब आप अभी वाइवा होगा, वाइवा में जाओगे तो हमारे फैकल्टी में क्या ही नाम लूँ, छोड़ो जाने दो। मतलब जो भी हैं वो ज़रूर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडक्टेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड में या कैपेसिटेंस किस फील्ड में मतलब क्रिएट होता है। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, इतना याद रखना। और ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है। तो बस इतना ही है। आगे कैपेसिटेंस, इलेक्टेंस जो भी है सब कुछ हमने बताया। एल इक्वल टू लेमडा बाई आई होता है, और एल इक्वल टू जो होता है एन फाइव के बराबर होता है। एंड फाइनली जो हमारा इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है हेनरी या वेबर पर एम्पियर होता है। आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पिछले एग्जाम में आया था, इस बार भी आ सकता है। तो मैग्नेटिक एनर्जी इज जस्ट द पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, अब मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में हम इसे मैग्नेटिक एनर्जी का नाम जानते हैं। हाफ डी क्रॉस ई आपने पढ़ा था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये इप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी एक्स के बराबर था। मैग्नेटिक फील्ड में यही जो होगा हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एल आई स्क्वायर जो हमारा इंडक्ट मतलब ये जो है ना मैग्नेटिक एनर्जी जो होता है इतना स्टोर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, आपने 12th में पढ़ा होगा। तो एनर्जी कंपोनेंट को जो स्टोर करता है आप जानते होंगे, बी इंडक्टर एनर्जी कंपोनेंट को स्टोर करता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मतलब ये एक्स वाई डायरेक्शन है, और ये कंडक्टिंग सीट लेंगे, दो कंडक्टिंग सीट, ये हमारा कंडक्टिंग सीट है। और ये आप जानते होंगे कि ये आपका डेल्टा वाई होता है, डेल्टा जेड मतलब जेड डायरेक्शन में है।
तो क्या करेंगे, हमें मैग्नेटिक एनर्जी फाइंड करना है। मैग्नेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल वैल्यू इन द मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशियल वैल्यू लेंगे। कंसीडर द डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज फिगर। जो भी है पढ़ लेना, आप पढ़ लो कि समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एल इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा कि इंडक्टेंस इक्वल टू 5/I होता है, और 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, UH डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। देखो यहाँ पे ये हम डेल्टा वाई, डेल्टा देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वाई डायरेक्शन में है। देखो वाई डायरेक्शन में जब है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जेड और एक्स ही लेंगे ना, डेल्टा जेड और डेल्टा एक्स लेंगे, डेल्टा जेड और डेल्टा एक्स, वही बस लिखा हुआ है। जब आप पढ़े होगे तभी समझ में आएगा। डेल्टा वाई यहाँ पे देखो इसमें लिखा होगा, मैं इतना तो नहीं पढ़ूंगा, वीडियो का लेंथ 39 मिनट हो गया, बोलते बोलते हालत ख़राब है। बस लिखा होगा, इसमें पढ़ लेना कि मैग्नेटिक फील्ड एज इन फिगर एंड कंडक्टिंग सीट टॉप ऑफ द प्लेन, सब कुछ लिखा हुआ है। डेल्टा आई अज्यूम इन द होल एंड रीजन वॉल्यूम सर्किट, पढ़ लेना बस। जेड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इसी कारण हमारा जो है ना एल इक्वल टू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एच डेल एक्स अपन ये जो है डेल जेड के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आई इक्वल टू एच डेल वाई, इसको हमको कंसीडर करके रखना पड़ता है। जब जो एच और यहाँ पे देखो एच डेल वाई जो है ना, एच डेल वाई को हम आई के बराबर लिखेंगे। आई की जगह पे इतना पुट करेंगे। जब इतना पुट करेंगे तो ये जो है ना डेल वाई, देखो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे और फाइनली हमारा हाफ एल आई स्क्वायर अभी आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे हम फाइनली जो है ना जो ओमेगा एम है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब डेल्टा वाई डेल्टा एल की वैल्यू अभी हमने निकाला। देखो डेल्टा एल की वैल्यू भाई, यहाँ से हमने डेल्टा एल की वैल्यू निकाला। हमने डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से निकल गया। डेल्टा आई की वैल्यू हाफ एल आई स्क्वायर है ना, हाफ एल आई स्क्वायर। एल की वैल्यू एल की जगह पे, आई की वैल्यू आई की जगह पे। देखो ना, अब कैसे समझाऊँ यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं, और मेरे पास क्या ही बोले, छोड़ो। हाफ एल आई स्क्वायर, एल की जगह पे एल की वैल्यू, आई की जगह पे आई की वैल्यू। जैसे ही हम पुट करेंगे, हमारा एल की वैल्यू हमने इतना फाइंड किया है, यू एक्स जो भी है, डेल्टा वाई हमने आई की वैल्यू फाइंड किया है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा आई की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हाफ एल आई स्क्वायर होता है। जब पुट करेंगे तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा हाफ म्यू एच स्क्वायर इंटू डी वी आ जाएगा। फिर इसको जो है ना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हमें फाइंड करना है। इसके लिए आप जानते होंगे मैग्नेटिक डेंसिटी जो होता है जे पर मीटर क्यूब होता है। जब फिर वॉल्यूम से जब डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम जो है इससे हमारा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो फाइनली जो हो जाएगा हमारा एनर्जी स्टोर जो हो जाएगा वो म्यू एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वही जो आगे फाइनल करोगे तो बी, मतलब यहाँ पे देखो यार अब कैसे बताऊँ, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, आपने पढ़ा था ना म्यू नॉट एच। यहाँ से हम एच की वैल्यू म्यू नॉट एच हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो एच की वैल्यू बी अपन म्यू नॉट हो जाएगा ना। देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे एच की वैल्यू रखेंगे। जब एच की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा बी इंटू एच हो गया, एच से एच कट जाएगा, एक बचा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू रख देंगे। एच की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, बी अपन म्यू नॉट, फिर रखेंगे तो बी स्क्वायर अपन एच। जब करोगे, जब तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होगा पढ़ने का, तब तो होगा ना। ऐसे एक वन शॉट से थोड़े नहीं पास हो गया यार, इतना आसान है क्या एमएफटी, इतना आसान है क्या कोई चीज़। तो यहाँ से डब्ल्यू एम इक्वल टू इतना आ गया, आप करना आगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। वही कंडक्टेंस जो भी है, थोड़ा रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जो हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टेंस पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेबिलिटी हो जाता है, परमिटिविटी हो जाता है, कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी होता है परमिटिविटी हो जाता है। जो फील्ड इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे डिनोट करते हैं। करंट जो होता है आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, यहाँ पे फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस हो जाता है। करंट डेंसिटी जो होता है सिग्मा ई के बराबर होता है। करंट जो मैग्नेटिक फील्ड में इतना हो जाता है। सब कुछ यही है। देखो अभी तक हमने पूरा आपका 4th यूनिट कंप्लीट कर दिया। तो लास्ट में तो मैंने यही सोच के लिखा है कि थैंक यू तो आप लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन नो वे, बेस्ट ऑफ द लक। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और आपका 4th यूनिट भी कंप्लीट हो गया। 5th यूनिट जो है सबसे बड़ा यूनिट है, आपको शुरू में ही बता दें। 5th यूनिट के चक्कर में उतना मत पढ़ना। 1st, 2nd और 3rd यूनिट में अगर देखो हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, 1st, 2nd अगर 3rd यूनिट में हम अच्छे से स्कोर बढ़िया से पढ़ लेंगे ना तो 50 नंबर से कम आ ही नहीं सकता अगर अच्छे से पढ़ लिए तो। 5th यूनिट के चक्कर में मत बताऊँ, बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ 2-3 दिन में इसको अपलोड कर दूँ। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। 4th यूनिट तक मैंने अपलोड किया। वीडियो को लास्ट तक देखो। थैंक यू।